आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसको लास्ट में नरिशमेंट मिलता है। जो भी आप खाना खाओगे सबसे पहले वो आपके ब्लड में जाएगा, आपके मसल्स में जाएगा, आपके बोन्स में जाएगा, आपके टिश्यूज में जाएगा, आपके प्लाज्मा में जाएगा। जो रह जाएगा वो लास्ट 7th लेयर होती है, वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू। तो हेयर, स्किन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू आर द लास्ट वन विच विल गेट द न्यूट्रिशन। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन में कमी है तो नजर किस में आएगा? सबसे पहले बालों में, स्किन में और आपके पीरियड में। मैंने बहुत ऐसा सुना है कि इंडियन पीपल क्लेम कि हमारा जो खाना है इट्स इनफ। हम जो नॉर्मल लाइफ में खाते हैं, एक भाजी एक रोटी, हम दाल चावल खाते हैं, ये इनफ है। अगर आप ये खाओगे, बाहर का नहीं खाओगे तो यू आर डन। इज इट ट्रू? एक स्पर्म या एक एग को 3 महीने लगते हैं बनने में। तो आज अगर आपने एक काम करना स्टार्ट किया तो जो स्पर्म और एग आपके 3 महीने बाद जो बनेगा उसका इम्पैक्ट तब पता चलेगा कि आप 3 महीने पहले क्या खा रहे थे। ओके। तो 3 महीने लगते हैं, Result 100 time days is लगते 3 हैं। months. 100 डेज इज स्पर्म जो आज स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है वो 100 डेज पहले बनना स्टार्ट हुआ था आपकी बॉडी में। Understood. तो 100 डेज पहले आपका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या था उस पर डिटरमाइन करेगा कि आपकी स्पर्म क्वालिटी आज की डेट में क्या है। और आपको एक फैक्ट ये भी मैं बताऊं, जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, जितने भी हम सप्लीमेंट्स खाते हैं, विटामिन सी है, ए है, डी है, आपको पता है कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री, और इसमें से 50% रेवेन्यू पता है किससे आता है? प्रोटीन सप्लीमेंट। तो देयर इज अ रीजन व्हाई प्रोटीन गेट्स पुश, क्योंकि इट इज सच अ बिग इंडस्ट्री। तो आपको बोला जाता है पूरा दिन आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो आप तो मतलब लाइफ में फेलियर हो। एक दिमाग में आपके डाल दिया जाता है क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, और ये आप चाहती है कि आप प्रोटीन खाओ ताकि उनकी इंडस्ट्री और फ्लरिश। हेलो एंड वेलकम टू द मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूं हीरल दुबे और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन। ये टॉपिक ना काफ़ी डाइवर्स है और इस पे सही से प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच है एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट पूजा जायसवाल। आइए उनसे बात करते हैं। पूजा जायसवाल जो ये न्यूट्रिशनिस्ट है, इन्होंने ये फील्ड में काफ़ी टाइम से वर्क किया है और विमेन के हार्मोन्स पर स्पेशली क्लोजली वर्क किया है। इसीलिए आज का पॉडकास्ट कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए उन्हें इनवाइट करते हैं ऑन द शो। वेलकम टू द शो पूजा। Hi, thank you so much How for are you? having me. I'm very good, thank you so much. You look like you're very good. तो the radiant skin that you have, it shows हम किस बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। And when I look at you, I am like, I can just keep looking at you. So, and I think the factor that we are going to talk about today, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, बहुत सेगमेंट्स में बात करेंगे। एंड जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ देखी कि यू वर इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रीम। जी, आप बैंकिंग में थे एंड देन सडनली देयर वाज अ शिफ्ट एंड आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड कि मेरे को जानना है कि कैसे और क्यों हुआ एग्जैक्टली। जी। तो मैं काफ़ी साल तक बैंकिंग में थी। मैंने पढ़ाई पूरी फाइनेंस में करी थी। तो स्ट्रेट अवे मैं बैंकिंग में थी और मैं यूके में काम कर रही थी। और बैंक में तो हाई स्ट्रेस जॉब और ये सब होता है। और इसी दौरान मैं चाह रही थी कि मेरा बेबी हो, लेकिन बहुत टाइम से बेबी नहीं हो रहा था। तो उसी दौरान मतलब हमें बोला गया कि आपको आईवीएफ के लिए जाना पड़ेगा। ये यूके में बताया गया मुझे कि आपको अब आपकी जो ब्लड प्रोफाइल है ये ऐसी है कि इसमें आपको, मुझे लगता है कि आपको आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। उसी दौरान हमें 8-10 साल हो गए थे यूके में। उसके बाद हमारा मूव होने वाला था वापस इंडिया, हम वापस इंडिया आने वाले थे। तो डॉक्टर ने हमें कहा कि आप जब जा ही रहे हो तो आप वहीं पर ही आप ये प्रोसीजर करा लेना। तो हम जब दिल्ली आए तो हम इसी उससे आए थे कि अब जाके डॉक्टर से मिलना है, आईवीएफ कराना है। तो आते से ही हमने, और हमें दिल्ली में हमें बहुत ज़्यादा लोग पता नहीं थे, बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन थी नहीं, जिसे गूगल वगैरह करके और बस आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास चले गए। तो 1-2 बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हुए हमारे वहाँ पर। तो जैसे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, ज़्यादा कुछ बताया नहीं उन्होंने कि क्या करने वाले हैं। जब मेरा आईवीएफ हो रहा था तो मैं वहाँ पे, जब मैं वेट कर रही थी तो एक और लेडी मेरे साथ बैठी हुई थी वहाँ पर। और तो हम ऐसे बात करने लग गए। तो मेरा पहला आईवीएफ था और तो उन्होंने कहा कि आपका कौन सा आईवीएफ है? तो मैंने कहा मेरा पहला है। तो मैंने कहा आपका? तो उन्होंने कहा मेरा 10वां है। तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये तो मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि, मुझे लगा एक बार आईवीएफ और सब ठीक हो जाएगा। और वो कह रही नहीं, मैं हर साल आती हूँ, और कहीं यहाँ से आती थी दिल्ली हर साल, और ये उनका 10वां आईवीएफ था। मैं थोड़ा शॉक में चली गई। मैंने कहा ये तो गड़बड़ है।
फिर ऑब्वियसली जब मैंने अपना IVF कराया तो वो भी अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गई कि ये तो मतलब क्या हो गया एकदम से, और अब 6-7 साल हो गए थे ऑलरेडी कोशिश करते हुए। तो उसके बाद मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे इन लॉज डॉक्टर्स हैं, मेरी मदर इन लॉ गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप भोपाल आ जाओ, हम यहाँ पे आपको कुछ डॉक्टर्स को दिखाएंगे। तो हम वहाँ पे एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास गए, और जैसे ही मैं गायनोकोलॉजिस्ट के रूम में एंटर हुई, उन्होंने मुझे एक पेपर पे एक ग्राफ बना के दिखाया कि आपकी 35 के बाद आपकी फर्टिलिटी ऐसे डिक्लाइन होती है। तो आपके पास 6 महीने हैं, और 6 महीने में अगर आपने IVF नहीं कराया तो आपको you'll miss it, आपको एग डोनेशन कराना पड़ेगा, आपको ये कराना पड़ेगा, आपको वो कराना, ऐसे जैसे होता है ना कि जैसे डायग्नोसिस हो जाता है आपका कि बस 6 महीने हैं आपके पास। तो मैं, और उनका जो एटीट्यूड था मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैं बाहर आ गई, और मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला कि इनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम देखते हैं कि इसके बाद हमें कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेना है। मैं वापस दिल्ली आ गई, और दिल्ली आने के बाद मैंने अपनी एक फ्रेंड है UK में जिनको एक सक्सेसफुल IVF था, मुझे पता था कि उन्होंने IVF करवाया है। मैंने उनको कॉल लगाया और मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो IVF एकदम से मत कराओ, थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, तो थोड़ा सा योगा कर लो, थोड़ा सा, उन्होंने मुझे बोला एक्यूपंक्चर कराओ, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि UK में एक ट्रेंड है कि वहाँ पे IVF कराने से पहले सभी लोगों को एक्यूपंक्चर कराने के लिए बोला जाता है। अब एक्यूपंक्चर एक चाइनीज़ टेक्निक है, जो कि जिसका कि IVF से कोई रिलेशन नहीं है अगर मेडिकली आप देखें उसको, पर उसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बेसिकली यू प्रिपेयर योरसेल्फ, वो प्रिपरेशन ही है आपका एक तरीके से। तो उन्होंने मुझे 3-4 ऐसे पॉइंट्स बताए कि भाई सप्लीमेंट ले लो, थोड़े से टेस्ट करा लो, देख लो विटामिन D तो लो नहीं, ऐसे में कुछ 4-5 पॉइंटर्स दिए। लाइफस्टाइल चेंजेस, बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस। मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया। मैंने नेक्स्ट, और मेरी मदर योगा प्राणायाम में है, तो मुझे सीखा हुआ है मैंने। तो मैंने बस नेक्स्ट डे से योगा शुरू कर दिया, प्राणायाम शुरू कर दिया, एक्यूपंक्चर ढूंढ ली एक पास में, उन्होंने मेरा एक्यूपंक्चर करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने एक US के डॉक्टर कंसल्टेंट से बात करी, तो उन्होंने मुझे कुछ सप्लीमेंट्स लिख के दिए कि मेरा विटामिन D बहुत लो है। उन्होंने कहा अगर आपका विटामिन D इतना लो है तो आपको फर्टिलिटी में बहुत इशू आएगा, तो आप तो पहले इसको फिक्स करो। तो विटामिन D लेना स्टार्ट किया। उन्होंने एक प्रीनेटल सप्लीमेंट बताया, वो मैंने लेना स्टार्ट किया। मैंने अपनी लाइफ, और एक्यूपंक्चरिस्ट ने मुझे बोला कि आपका वेट इतना कम है कि आप कंसेप्शन के लिए आपको थोड़ा वेट होना चाहिए आपकी बॉडी में। मैं तब 46 किलोज़ की थी। तो मैंने फिर अपने खाने पे, प्रोटीन पे, उस पे काम करना स्टार्ट किया, और मैंने अपना वेट 49 तक ले गई मैं। अच्छा, और ये कितने फ्रैक्शन की आप बात कर रहे हो? ये मेरे ख्याल से 6 महीने की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, 6 महीने। लेकिन मेरा कंसेप्शन 3 महीने में हो गया। मैं 3 महीने में मैंने नेचुरली कंसीव कर लिया। नेचुरली? हाँ। तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया एकदम से, जो चीज़ 7-8 साल से नहीं हो रही है वो 3 महीने में कैसे हो गई। तो यहाँ पे मेरा लाइट बल्ब जल गया एकदम से। मुझे लगा ये कुछ है जो कि मैं आई एम मिसिंग समथिंग ओवर हियर। तो उसके बाद ऑब्वियसली वो इतना थोड़ी सी वीक प्रेगनेंसी थी, तो 8 वीक्स में मेरा मिसकैरेज हुआ। तो उसके बाद मुझे लगा करे ये तो मतलब, लेकिन प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर चुका था। तो उसके बाद मैंने तो फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने कहा अब मुझे यही चीज़ें कंटिन्यू रखनी है। करेक्ट। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट IVF के लिए गई, और वो नेक्स्ट IVF मेरा सक्सेस हुआ। क्योंकि उस दौरान अब मेरे 6-8 महीने का गैप हो गया था, तो मैं प्रिपरेशन करती रही, एक्यूपंक्चर करती रही, योगा करती रही, प्राणायाम करती रही, खाने पे मैंने बहुत ध्यान दिया, और जब मैं IVF कराने गई तो मेरा IVF एकदम से सक्सेसफुल हुआ। तो जब मैंने कंसीव किया, उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये ही चीज़ है। क्योंकि मैंने कहा मेरे जैसे ऐसे कितने लोग होंगे, ऐसी कितनी वुमेन होंगी जो कि जिनको डॉक्टर ने बोला होगा कि आपका तो कुछ नहीं हो सकता, और आपकी तो एज हो गई है, और अब तो आप मतलब IVF ही एक इसका रास्ता है। तो मैंने कहा ये इस चीज़ में मैं करना चाहती हूँ काम। सो दिस इज़ हाउ दिस स्टार्टेड। यहाँ से मैंने डिसीजन लिया कि मैं ऑनेस्ट, जब मैंने पूरा आपका ये सुना तो मुझे लगा कि शायद टाइम लगेगा, बट 3 months आप सोचिए, मतलब ये ड्यूरेशन मतलब बहुत ही कम होता है। जो लोग सालों से इस चीज़ों से डील कर रहे हैं वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल बॉडी, इट्स नॉट ओनली द फिजिकल, क्योंकि दोनों प्रॉब्लम में आते हैं, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ। और दूसरी चीज़ जो मैंने समझी कि IVF के दौरान आपको
10 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स दिए जाते हैं जो आपकी बॉडी बनाती है, उससे 10 गुना स्ट्रॉन्ग आपको हार्मोन्स दिए जाते हैं। तो वो बॉडी में बहुत आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मूड स्विंग्स होंगे, वेट गेन होगा, एक्ने हो जाता है, आपको डिजीनेस लगती है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। तो अब जैसे वो लेडी जो मेरे साथ थी, उसने अगर 10 राउंड्स करवाए होंगे तो आप सोचो कि उनकी बॉडी पे कितना फ़र्क पड़ा होगा उस चीज़ का। तो आप ये एक के ऊपर एक करवाते चले जा रहे हो और जो फंडामेंटल चीज़ है कि भाई आपके बॉडी में अगर विटामिन डी ही इतना कम है तो फर्टिलिटी होगी कैसे, या आपका बॉडी में वेट ही इतना नहीं है तो कैसे आपका कंसेप्शन होगा। करेक्ट। तो अगर आप उसको करेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली अब इवन अगर आपको मेडिकल टेक्निक यूज़ भी करनी है आईवीएफ, क्योंकि आप थोड़े लेट हो गए हो या आप 40s में हो, तो आप करिए, लेकिन आप तैयारी तो करिए, आप थोड़ी सी अपनी तरफ से तैयारी करके जाइए, क्योंकि उससे गेम चेंज हो सकता है आपका पूरी तरीके से। मैं समझ गई, एक रफली मैं समझ गई, बट एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था और इसे हमने बहुत ऊपर से समझा कि आपने ये चीज़ें की, बट क्या आप स्पेसिफिकली बता सकते हो कि जो लोग कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं वो अपने लाइफस्टाइल में या न्यूट्रिशंस में क्या चेंजेस कर सकते हैं जिससे उनको फर्टिलिटी हो सकती है, जिनकी उनकी फर्टिलिटी बढ़ सकती है? तो इसमें मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट करवाइए। उसमें आपका विटामिन डी टेस्ट हो जाता है, विटामिन B12 टेस्ट हो जाता है, आयरन लेवल्स चेक कर लीजिए अपने, हीमोग्लोबिन बहुत लो तो नहीं है। ये तो बेसिक पैरामीटर हो गया। फुल बॉडी, फुल बॉडी आपका टेस्ट करा लो कि कहीं आपके कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी तो नहीं है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, आप ये देखिए कि आप अपना खाना ठीक करिए। तो अगर आपका खाने में फैट्स कम है, जैसे ओमेगा 3 कम है, आप घी नहीं खाते हो क्योंकि आपको लगता है आपका वेट बढ़ जाएगा, है ना, और या फिर आपके मतलब विटामिन बीज आपके अगर कम है आपकी बॉडी में, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। विटामिन B1, B2, B12 जो कि आपके कॉम्प्लेक्स ग्रेन्स में मिलता है, लेग्यूम्स में मिलता है, उसकी अगर आपके बॉडी में कमी है तो आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। विटामिन E बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको कि टोकोफेरॉल बोला जाता है, जिसका टेक्निकल नेम है। और टोकोफेरॉल मतलब उसका मतलब ही ये होता है कि लैटिन वर्ड है जिसको फर्टिलिटी, जिसका मतलब फर्टिलिटी होता है। अच्छा। तो विटामिन E बहुत क्रिटिकल है आपके बॉडी में। अब विटामिन E आपको कहाँ से मिलेगा? सारे नट्स एंड सीड से मिलता है आपको। अच्छा। तो आप अपना आमंड्स भिगाइए सुबह को और उसको खाइए आप, तो आपको विटामिन E मिलने लग जाएगा, उससे आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। B6 है जो कि एक जिसको पीरियड विटामिन कहा जाता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा PMS हो रहा है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं या आपको लग रहा है यार ये मतलब जैसे ही पीरियड आता है मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, तो आपको डेफिनेटली B6 की डेफिशिएंसी है। डेफिनेटली। अच्छा। तो B6 जो है वो आपको मिल सकता है, या तो आप सप्लीमेंट के फॉर्म में ले लीजिए उसको, और या फिर आप जैसे आपने वो खा लिया, पम्पकिन सीड्स खा ली, उसमें बहुत विटामिन E होता है, B6 होता है। स्वीट पोटैटो या पोटैटो के अंदर B6 बहुत होता है, स्किन के साथ आप उसको खाइए, तो उससे आपके जो B6 है आपको मिलने लग जाएगा विद द स्किन। ओके। आलू अगर आप स्किन के साथ खाएं तो वो उसमें हाई फाइबर और B6 बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। और बनाना खाइए, एवोकाडो खाइए, इनमें सब में B6 ज़्यादा होता है। तो अगर आप ऐसे फूड्स आइडेंटिफाई कर लें और आप उसको ज़्यादा खाएंगे तो आपका एक तो पीरियड आपका अच्छा आने लगेगा, और वो एक बहुत बड़ा साइन है कि आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो रही है। करेक्ट। तो मतलब बेसिकली हमें एक प्लेटर रेडी करना है जिसमें बिट ऑफ एवरीथिंग हो। हाँ बिल्कुल, है ना। तो बेसिक्स ही फॉलो करने हैं आपको। जंक हटा देना है, शुगर कम कर देनी है, प्रोटीन बढ़ा देना है। अपने हर प्लेट में जब आप रखें तो थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए प्लेट में, और वो प्रोटीन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो एग्स हो सकते हैं, वो चिकन हो सकता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन हैं तो आप दूध दही खा सकते हैं, और साथ में आप स्प्राउट्स ले सकते हैं अलग अलग तरह के हर बार, या दाल खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, तो आपको प्रोटीन मिलने लग जाएगा। और दूध और दही में आपका नेचुरल फैट्स होते हैं, और ये जो फैट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके फर्टिलिटी के लिए। फैट अगर बॉडी में नहीं है तो आपका फर्टिलिटी
इशू हो सकता है। तो अगर लो कार्ब डाइट और लो फैट डाइट की तरफ आप जा रहे हैं तो आप पतले तो हो जाओगे, लेकिन आपकी फर्टिलिटी इम्पैक्ट हो जाएगी। तो आपकी बैलेंस प्लेट होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। व्हाट आई हैव हर्ड, मतलब मैंने बहुत ऐसा सुना है कि इंडियन पीपल क्लेम कि हमारा जो खाना है इट्स इनफ। हम जो नॉर्मल लाइफ में खाते हैं, एक भाजी एक रोटी, हम दाल चावल खाते हैं, ये इनफ है। अगर आप ये खाओगे, बाहर का नहीं खाओगे, तो यू आर डन। इज इट ट्रू? नहीं, टू अ सर्टन एक्सटेंट इट्स रॉन्ग, बिकॉज आपकी जब हम लोग जब प्रोग्राम्स रखते हैं अपने जिन क्लाइंट्स के साथ हम लोग काम करते हैं, तो हम उनको कहते हैं आप अपना पिक्चर लेके भेजिए कि आप कैसे आप खाना जो खा रहे हैं। तो आप उस पर देखेंगे, जब आप उसकी एक नॉर्मल प्लेट देखेंगे ना, तो उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो राइस ज़्यादा होगी, चपाती ज़्यादा होगी, और सब्जी इतनी सी होगी, और छोटी कटोरी दाल की होगी। करेक्ट है ना? जो ज्यादा होना चाहिए वो कम होता है। हाँ. तो वो बैलेंस नहीं लगता आपको कहीं से भी। करेक्ट। तो आप जैसे ही आप सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, डबल कर देंगे, आप एक कटोरी की जगह 2 सब्जी खाने लग जाएंगे। उसके साथ थोड़ा आप सैलेड रख लेंगे साइड में, और एक बड़ी कटोरी दाल की होगी। अब आप जब इसको खाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी पेट भर जाएगा आपका। करेक्ट। तो आप कार्ब की क्वांटिटी आपकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। करेक्ट। तो जितनी कटोरी, अगर एक कटोरी राइस है तो फिर 2 कटोरी उसमें सब्जी होनी चाहिए, 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, और 1 बटर मिल्क होना चाहिए। तब जाके आपकी पूरी जो प्लेट है वो बैलेंस लगेगी। करेक्ट। मतलब वो फुलफिल हो सकता है, बस हमें थोड़ा चेंज करना है। करेक्ट। हम लोग बहुत कम सब्जी खाते हैं। तो कम सब्जी खाएंगे तो कैसे उसमें आपको सारा प्रोटीन मिलेगा, या आपको सारे विटामिन कैसे मिलेंगे? ऑल्सो कौन सी सब्जी खा रहे हैं, राइट? हाँ, तो सब्जी आप कोई भी खा सकते हो, लेकिन सीजनल अगर होगी तो ज़्यादा बेटर है। और उसका जो हम कॉम्बिनेशन रखते हैं, एक लीफी ग्रीन हो अगर उसके अंदर, तो आपके घर में ज़्यादातर पनीर भुर्जी बन जाएगी, या फिर तुरई बन जाएगी, भिंडी बन जाएगी, गोभी बन जाएगी। पर लीफी ग्रीन आपके हफ्ते में 1 या 2 बार बन रही है। तो हम जब बताते हैं आपको कि आपको प्लेट कैसे बनानी है, तो आप एक लीफी ग्रीन उसमें ज़रूर रखिए। कुछ मेथी पालक चुलाई जो भी है, एक पोर्शन आप उसका रख लो, और साथ में जो भी घर में सब्जी बनी है एक वो रख लो, थोड़ा सा सैलेड रख लो, स्प्राउट्स रख लो थोड़े से, और आपने एक बटर मिल्क रख लिया, छाछ, जो कि फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबायोटिक होता है उसके अंदर, फर्मेंटेड एक्टिविटी होती है उसके अंदर थोड़ी सी, वो आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अच्छा। फिर उसके बाद आप एक चपाती ले लो या चावल ले लो, और उसको आप जब आप प्लेट देखेंगे तो एकदम से बैलेंस लगने लग जाती है। और वो आपको पूरा न्यूट्रिशन दे सकती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर से आपको कोई मतलब वेस्टर्न डाइट लेने की ज़रूरत है, या हाई प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसको बैलेंस कर लोगे तो आपको सब मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। तो मतलब अपना प्लेटर अच्छा है, बस उसके थोड़े डिफरेंसेस है जो हमें करना है। जिस तरीके से आप उसको प्लेट कर रहे हो उसमें दैट्स द डिफरेंस मैटर करेगा उधर। अंडरस्टूड। तो अब तो हमने समझ लिया कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, क्या बैलेंसेस कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वुमन हु इज ट्राइंग टू कंसीव, उन्हें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, या उनकी फर्टिलिटी हाई नहीं है, तो वो क्या माइनर सिम्टम्स अपने बॉडी में देख सकते हैं ऑन डेली बेसिस, जो वो शायद इग्नोर करते हैं बट एक्चुअली मीन समथिंग? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। अब आपको कहाँ से इंडिकेशन सबसे पहले मिलेगा? सबसे पहले आपका इंडिकेशन आपके पीरियड में मिलेगा, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसको लास्ट में नरिशमेंट मिलता है। तो जो भी आप खाना खाओगे, सबसे पहले वो आपके ब्लड में जाएगा, आपके मसल्स में जाएगा, आपके बोन्स में जाएगा, आपके टिश्यूज़ में जाएगा, आपके प्लाज्मा में जाएगा। जो रह जाएगा वो लास्ट 7th लेयर होती है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यू की। तो हेयर, स्किन, रिप्रोडक्टिव इशू आर द लास्ट वंस विच विल गेट द न्यूट्रिशन। तो अगर आपकी न्यूट्रिशन में कमी है तो नज़र किस में आएगा? सबसे पहले बालों में, स्किन में, और आपके पीरियड में। आपकी पीरियड अगर स्कैंटी हो रहा है, या बहुत हैवी हो रहा है, या आ रहा है तो रुक ही नहीं रहा है, या फिर आपका मतलब PMS बहुत ज़्यादा हो रहा है, मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, या आप सो ही रहे हो क्योंकि आप उठ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी पीरियड हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये सारे इंडिकेशन यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आप इसको यहाँ पे फिक्स करो। जैसे ही आप इसको यहाँ पे फिक्स करोगे, आप न्यूट्रिशन को जैसे ही फिक्स करोगे, आपकी 7th लेयर जो कि रिप्रोडक्शन है उस पर आपको न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप जहाँ चेंज देखोगे वो आपके पीरियड हेल्थ में है। सबसे पहले आपको वहाँ नज़र आने लगेगा। प्रॉब्लम होगी तो भी सबसे पहले नज़र आएगा। जब आप करेक्शन करोगे तो सबसे पहले वहीं नज़र आएगा आपको कि मैंने ये खाया है तो अब मेरा पीरियड बेटर है।
डेफिनेटली। अंडरस्टूड। तो मतलब सबसे अपना अलार्मिंग अगर अपने को देखना है तो देन इट्स आवर पीरियड्स। इट्स अ पीरियड्स, हाँ, अगर हार्मोनल एक्ने हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, जो यहाँ से आपके बाल आपके कम होने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि कुछ हार्मोनल इशू है। तो हार्मोनल इशू अगर है तो डेफिनेटली वो आपकी फर्टिलिटी पे 100% इम्पैक्ट करेगा। बट टू बी ऑनेस्ट अगर हम बोलें तो 35 या 40s तक तो वुमेन को नेचुरली भी चेंजेस आ जाते हैं। हाँ। तो कभी कभी वो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बिल्कुल, उनको हाँ, क्योंकि आपको ये आपके दिमाग में ये भरा गया है कि 35 एक कट ऑफ है। हाँ, इसीलिए मैंने भी आपको 35 ही एग्जैक्ट बोला। क्योंकि 35 एक कट ऑफ की तरह माना जाता है कि 35 तो अब तो मतलब, और पहले इसको 30 माना जाता था, अब इसको 35 कर दिया गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यूके में एवरेज एज देखें प्रेगनेंसी की, जब आदमी सोचता है कि मुझे अब बेबी चाहिए, वो 38 है। 38-40 में विमेन थिंक कि नाउ आई वी वांट टू गेट प्रेग्नेंट, बिकॉज पहले वो करियर में बिजी होते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं, फाइनेंशियली जब तक स्टेबल होते हैं, शादी लेट होती है वहाँ पर। तो 38-40 में तो सोचना स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी होनी चाहिए अब, और कंसीव भी करते हैं। वहाँ पे मैं इतने लोगों को देखा है जो कि 38, 41, 42, 43 में कंसीव कर रहे हैं विदाउट कॉम्प्लिकेशन। विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। नेचुरली भी करते हैं या फिर असिस्टेंस के साथ भी कर रहे हैं, तो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 35 इज़ अ कट ऑफ, है ना। आप एक 28 ईयर ओल्ड की रिप्रोडक्टिव एज 38 की हो सकती है, और एक 38 ईयर ओल्ड की एक रिप्रोडक्टिव एज 28 की हो सकती है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आप खाना अच्छे से खा रहे हो, आपकी बैलेंस है सब कुछ, तो आप 38 में भी आराम से कंसीव करोगे, कोई टेंशन नहीं है उसके अंदर। तो मतलब ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डर नहीं है जितना कि फैलाया गया है, जो कि मैंने अपने केस में देखा। क्योंकि जब मेरा IVF हुआ तब मैं 38 की थी, और हाँ, और उसके बाद जब मैंने बेबी के होने के बाद 2 साल के बाद आई कंसीव्ड अगेन नेचुरली। अंडरस्टूड। ओके, तो ये कैसे हो गया? करेक्ट। हाँ, ये कैसे हुआ? करेक्ट। तो मैं प्लान भी नहीं कर रही थी, फिर भी हो गया। बट एक्चुअली अभी रिसेंटली बहुत एक टर्म है दैट इज़ एग फ्रीजिंग, जिसपे हमने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट पूरा किया हुआ है। बट वो पॉडकास्ट जब हम कर रहे थे तो ये समझ में आया कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन एक फीमेल बॉडी में हो सकते हैं, जो शायद आपको लेटर ऑन फेस करना पड़े। हो सकता है वुमेन इज हैविंग कैंसर, तो शी हैज़ टू जस्ट फ्रीज द एग्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक एज भी फैक्टर माना जाता है वहाँ पे कि इफ़ यू आर लाइक नो राइट नाउ आई डोंट हैव अ किड, बट मे बी मेरा जो एग प्रोडक्शन है वो बाद में कम हो जाएगा, तो लेट मी जस्ट फ्रीज इट। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सो उसमें अगर आप, मुझे लगता है कि सबको एग फ्रीज कराना चाहिए, बिकॉज आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, कब हैं, कैसे चेंज होंगे, आपको पता नहीं है। तो मुझे लगता है 28-29 में मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये ऑप्शन अवेल करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है, और 10 years में बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे, व्हेन यू प्रॉब्ली विल बी एबल टू कंसीव एट द एज ऑफ 50 ऑल्सो, व्हेन यू मेनोपॉज्ड ऑल्सो। सो व्हाई वुड यू नॉट हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल टू यू? बट द पॉइंट इज दैट कि हम एग फ्रीज इसलिए कराएं क्योंकि हमारी फर्टिलिटी डिक्लाइन हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 38-39 में भी आप अच्छे क्वालिटी एग्स बना सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही एग चाहिए। करेक्ट। हाँ, आपको 10 एग नहीं चाहिए। आपको हर महीने एक गुड क्वालिटी एग भी बन रहा है तो आप फर्टाइल हो। तो इतना ज़्यादा उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बट मेरा ये पॉइंट रहता है कि आप प्रेपरेशन करके करो, आप अपने बॉडी को 3 महीने दो, क्योंकि कोई एग्ज़ाम भी हम जब देते हैं तो करते हैं ना प्रिपेयर। बिल्कुल, तो 3-4 महीने। तो भी आपकी बॉडी है। हाँ, ये आपकी बॉडी है, और जिस फेज में आप एंटर कर रहे हो वो एक 18 ईयर प्रोजेक्ट है मिनिमम। एक बेबी के साथ को 18 ईयर तक आपको अपने साथ रखना है। तो और प्रेगनेंसी भी एक बहुत 9 मंथ की जर्नी होती है, तो उसमें आप एकदम से नहीं बिना प्रिपरेशन के जा सकते हो। आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करो, अपने हस्बैंड की बॉडी को प्रिपेयर करो, और दोनों कॉन्शियसली इस डिसीजन को लें कि भाई हम ये अगले 6 महीने अल्कोहल भी कम करेंगे, पार्टी भी कम करेंगे, खाना भी अच्छे से खाएंगे। Come on the same page and start doing this at a conscious level. Don't just do it कि हाँ ये तो हो जाएगा, या मतलब बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए घर पे बैठ के, बहुत जरूरी है, बिकॉज पीपल डोंट हैव कॉन्वर्जेशंस दीज डेज। तो ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। बट व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि आप योर पार्टनर को भी आप रेडी करो, सो वी आर जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट द फीमेल हियर। करेक्ट, बिकॉज इट्स ऑल्सो द मेल हु इज इनटू द पिक्चर। व्हेन फर्टिलिटी की बात होती है तो बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स पे उनका भी डिपेंडेंसी बढ़ जाता है बहुत। तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स है वो जो ले रहे हैं उससे भी फर्क पड़ता होगा, राइट? हाँ। तो एक स्पर्म या एक एग को 3 महीने लगते हैं बनने में। तो आज अगर आपने काम करना स्टार्ट किया तो जो स्पर्म और एग आपके 3 महीने बाद जो बनेगा उसका इम्पैक्ट तब पता चलेगा कि आप 3 महीने पहले क्या खा रहे थे। ओके।
तो 3 महीने लगते हैं, Result 100 time days is लगते 3 हैं, months. 100 days, 100 days स्पर्म जो आज स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है वो 100 डेज पहले बनना स्टार्ट हुआ था आपकी बॉडी में. अंडरस्टूड. तो 100 डेज पहले आपका न्यूट्रिशन स्टेटस क्या था, उस पर डिटरमाइन करेगा कि आपकी स्पर्म क्वालिटी आज की डेट में क्या है. और एग क्वालिटी भी इसी तरीके से होती है. करेक्ट. तो आप 100 डेज तो आपको मिनिमम देने पड़ेंगे बिफोर यू वांट टू प्लान टू कंसीव. तो अगर स्पर्म क्वालिटी जैसे अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो विटामिन सी इज वन ऑफ द मेन इंग्रेडिएंट्स. विटामिन सी किस में मिलता है, हमें फ्रूट्स में मिलता है. सो 3 to 4 portions of fruits every day you have to eat, or you also can supplement with vitamin C on top. The other thing that works really well for good sperm quality is zinc. तो जिंक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो जिंक आपको भी जितने भी होल ग्रेन्स हैं उसमें जिंक मिलेगा, नट्स एंड सीड्स में आपको जिंक मिलेगा. तो आप वो सब खा रहे हो, अगर आप वो कंटिन्यूसली ले रहे हो तो आपकी बॉडी में जिंक के लेवल्स ऑप्टिमम होंगे. तो आपका जो स्पर्म बनेगा 100 डेज के बाद वो अच्छी क्वालिटी का होगा. या बट पर्सनली आई हैव अ क्वेश्चन. इफ़ यू वुड सजेस्ट, तो आप सप्लीमेंट्स लेना ट्राई करने के लिए सजेस्ट करोगे या आप बोलोगे कि ऐड नेचुरली? दोनों चीज़ें, Both are natural? दोनों इम्पॉर्टेंट हैं. दोनों इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज पीपल हैव दिस मेंटालिटी. मैं खुद बताती हूँ कि अगर मैं किसी को, मतलब मेरे पेरेंट्स या किसी फ्रेंड को बोलूँ कि सप्लीमेंट ले ले, तो दे विल फील कि ये दवाई है. हाँ बिल्कुल, वो समझते हैं ये दवाई है. मेरी भी ऐसी ही बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही थिंकिंग था कि जब मैं एक पिल को पॉप करती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं दवाई खा रही हूँ. हाँ, दवाई खा रही हूँ, करेक्ट. तो लेकिन ये तो एक इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट है जो कि हाई डोज में दिया जाता है आपको. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका विटामिन सी अगर इतना हो गया, ठीक है, अब आप खाना खा रहे हो रोज विटामिन सी को ऊपर करने के लिए, तो वो यहाँ से यहाँ कैसे आ जाएगा एकदम से. तो आपको एक हाई डोज विटामिन सी की जरूरत पड़ेगी ताकि लेवल एक बार यहाँ आ जाए. उसके बाद आपका फूड उस लेवल को मेंटेन करके रखेगा. पर इसके कोई साइड इफेक्ट्स या इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते, इसके गुड इफेक्ट्स होते हैं जो But कि I मैंने think- अपनी बॉडी में भी देखे. या बट मेरे को लगता है कि शायद हमें पता भी होना चाहिए कि हमें ज़रूरत किसकी है. पता चला लोग ये पॉडकास्ट सुन के समझ रहे हैं सारी लेके आ गए, सब खा रहे हैं, सोच रहे कुछ नहीं होने वाला है. सो आई थिंक इसमें योर पिक्चर कम्स इन. सो यू हैव टू गो टू अ न्यूट्रिशनिस्ट, आस्क देम. Yes. I think going to a nutritionist will make a huge difference because they can look at your blood reports and see कि कहाँ क्या deficiency ज़रूरत है. उस हिसाब से वो आपको foods भी देंगे और उस हिसाब से आपको supplement भी देंगे. तो वो जो gaps हैं आपकी body में वो fulfill करने के लिए अगर कोई nutritionist की आप मदद ले लो तो वो better है. बेसिक ये है कि एक प्रीनेटल सप्लीमेंट जो कि इंडिया में अभी उसका कॉन्सेप्ट आने लग गया है, पर यूके यूएस में तो बहुत पॉपुलर है कि आप प्रीनेटल सप्लीमेंट ले सकते हो. प्रीनेटल सप्लीमेंट इज बेसिकली फॉर समवन हु इज ट्राइंग टू कंसीव. व्हाट इज द न्यूट्रिएंट्स दैट यू नीड, वो एक सप्लीमेंट फॉर्म में आप ले सकते हो. उसमें जिंक भी होगा, सेलेनियम भी होगा, Everything in one. फॉलिक, everything in one. So this is the concept. मतलब Yeah. the main USP is about the one thing in one everything thing that you can support your body and you start taking that at least 3 months before you Okay. are planning to conceive. So it's gonna come in India anytime soon. हाँ, it's now available. Now Now it's- available. Yeah, now Understood. available. But now because people are getting more aware of this, हाँ. तो अब यहाँ पे भी धीरे धीरे आ जाएगा. आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट. अदरवाइज मैंडेटरी जो डॉक्टर की जो गाइडलाइन है जो कि ऊपर से आती है कि ये आपको रेगुलेशन से आती है, वो आपको बोलना ही है कि वो आपको आयरन देते हैं, कैल्शियम देते हैं और फॉलिक एसिड देते हैं. ये मैंडेटरी गाइडलाइन है. इसके ऊपर मैंडेटरी कुछ भी नहीं है. पर अगर आप प्रीनेटल हो तो आपको सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा उससे. उसमें फॉलिक एसिड भी होगा, उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आयरन भी होगा, उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम भी होगा और उसके अलावा जिंक होगा, सेलेनियम होगा, सारे बी विटामिन होंगे, सी होगा. तो वो आपको सब मिल जाएगा एक ही सप्लीमेंट से. करेक्ट. तो वो ले लो और साथ में अपना डाइट इम्प्रूव कर लो. और अगर एक स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है आपको, जैसे विटामिन डी बहुत लो है, तो प्रीनेटल विटामिन आपने ले भी लिया तो उसमें स्मॉल डोज होगा, पर आपको हाई डोज की ज़रूरत है. Correct. तो फिर आपको विटामिन डी ऑन टॉप लेना पड़ेगा. पर वो एक न्यूट्रिशनिस्ट आपके लिए कर सकती है वो सारी चीज़ें. या करेक्ट. तो हम इसके पहले बात करते हैं अबाउट द मेल एस्पेक्ट. जी. एक क्वेश्चन तब मेरे दिमाग में आ रहा था, बट मैं आपसे दूसरे क्वेश्चंस पूछने लग गई. बट मेरे को था, क्योंकि ये पूछना था कि लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू द जिम, ओके, एंड दे आर टेकिंग प्रोटीन ऑन एन अदर लेवल. एंड वो पूरे टाइम अपने पास शेकर्स रखते हैं और यही बताते रहते हैं प्रोटीन इज इम्पॉर्टेंट, प्रोटीन. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दे हैव गॉट बैक एक्ने. Yes. Because of that protein thing. Because that's what I've noticed. All the male friends that I have who take protein, they have this acne issue. So is it because of the excess protein, and how does gym and everything play a role in the male's life? I want to understand that. So
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, बिकॉज ये बहुत आई थिंक कम्स फ्रॉम योर वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन अबाउट समथिंग, लाइक यू हैव बीन मेड दिस कनेक्शन बिटवीन प्रोटीन एंड एक्ने. सो प्रोटीन अगर आप नेचुरली देखो, आप नेचर में कैसे प्रोटीन आपको मिलता है, तो 2 फॉर्म में मिलता है. एक नॉन वेजिटेरियन फॉर्म में, जिसमें कि प्रोटीन फैट के साथ अटैच होके आता है. जैसे कि आपका एग्स हो गए, तो हमेशा प्रोटीन विल कम विद फैट, सम काइंड ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल होगा उसके साथ अटैच, है ना. चिकन है तो उसमें भी प्रोटीन विल कंबाइन विद फैट. अगर डेयरी है तो उसमें भी प्रोटीन विद फैट. ये कॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा बायोअवेलेबल हो जाता है और एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी बॉडी से. और या फिर वेजिटेरियन फॉर्म में प्रोटीन आता है, जिसमें कि प्रोटीन हमेशा फाइबर के साथ अटैच्ड होता है. जैसे लेग्यूम्स में चना है, आपका ब्रोकली है, आप हमेशा देखोगे कि प्रोटीन हमेशा फाइबर के साथ रहता है. ओके. तो या तो वो प्रोटीन आपका एब्जॉर्ब होगा अगर उसमें फाइबर है, और या फिर उसमें फैट है. अगर आप उसको आइसोलेट कर दोगे तो क्या होगा, तो अब ये वो बायोअवेलेबल, उसमें बायोअवेलेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है. तो आप स्कूप्स एंड स्कूप्स ऑफ प्रोटीन जब खा रहे हो, तो क्या वो एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या आप उसके साथ फाइबर ले रहे हो, या क्या आप वो फैट के साथ मिलके आ रहा है कि वो बॉडी के साथ एब्जॉर्ब हो जाए. तो प्रोटीन इन इट्स एसेंस इज वेरी हीटिंग फॉर द बॉडी. हीट प्रोड्यूस करता है ज़्यादा. अच्छा. जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा चिकन खाओगे तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, या बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाओगे तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होगी, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत ठंडी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे मीट का ज़्यादा सेवन वो मैनेजेबल है वहाँ, क्योंकि वो गर्मी पैदा करता है. अब हम ट्रॉपिकल कंट्री में ही वही चीज़ रेप्लिकेट करेंगे जहाँ पे गर्मी ऑलरेडी ज़्यादा है, और आप प्रोटीन आइसोलेट फॉर्म में ले रहे हो, तो वो हीट जनरेट करेगी. जब वो हीट जनरेट करेगी तो आप वो फिर इट विल पॉप आउट इन द फॉर्म ऑफ एक्ने ऑन योर स्किन. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप प्रोटीन किस तरीके से ले रहे हो. अगर आप नेचुरल फॉर्म में लोगे और एक्सेस में नहीं लोगे, और ठंड बढ़ गई तो प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, गर्मी आ गई तो प्रोटीन इंटेक थोड़ा कम कर दिया. अगर आप उसको साइक्लिकल वे में करोगे तो आपको प्रोटीन कभी भी परेशान नहीं करेगा. करेक्ट. तो मतलब रफली हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटीन और एक्ने का रिलेशन तो 100% है. और दूसरा ब्लोटिंग से भी है. आपने कई लोगों को देखा होगा उनको ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाती है, या किडनी इशू, या स्टमक में बहुत ज़्यादा मतलब अनईजीनेस लगता है उनको, या वॉमिट हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा गैस बन रही है. तो इसका मतलब आपका प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपसे. तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि आपको किस फॉर्म में प्रोटीन सूट हो रहा है. कई लोगों को प्रोटीन जब फाइबर के साथ ऐड करेंगे तो एकदम सूट होने लग जाएगा. पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ेगा, अदरवाइज इट कैन हैव अ ओवरलोड ऑन किडनी एज वेल, एंड इट कैन हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन किडनी. तो आइसोलेट फॉर्म में अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, सो यू हैव टू ऑब्जर्व कि वो आपकी बॉडी के साथ बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, और फिर आप उसको कंटिन्यू करो. और बीच बीच में आप उसको डिसकंटिन्यू कर दो. थोड़े दिन ले लिया, जब हाई इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो तो इंक्रीज कर दिया, फिर कम कर दिया. तो उसको साइकिल में लेते रहो ताकि उसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो आपकी बॉडी में. अंडरस्टूड. तो अभी हमने बात की कि प्रोटीन एंड एक्ने का क्या रिलेशन है. रफली मैं अगर आपको, बिकॉज आपने मुझे अपने बारे में इतना कुछ बताया, तो 3 years बैक मुझे मैसिव एक्ने था. ओके. मैसिव. एंड राइट नाउ आई एम 19. सो 3 years बैक आई जस्ट स्टार्टेड विद माई प्यूबर्टी, मतलब जो नेचुरल होता है. तो मुझे इतना एक्ने था कि मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेंटली भी, और मतलब multiple doctors, nothing was suiting and everything. Later on, I figured out it was in my diet. Okay. There were problems and hormones were a completely different thing for me, क्योंकि वो तो था ही, but मैं खाती भी अच्छा नहीं थी. तो बहुत एस्पेक्ट्स उसमें आ जाते हैं. एंड आई रिप्रेजेंट एवरी गर्ल आउट देयर जिसको एक्ने है, जिसको इतना ब्रेकआउट है कि वो whenever they look at their selves they feel कि यार आई जस्ट वांट टू पॉप इट. क्यों है, क्या है. एंड इन टुडेज वर्ल्ड वी आर ऑल ऑन सोशल मीडिया, सब एक प्रिटेंशियस लाइफ जी रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट आप फील करते हो. तो वो एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट आ जाता है. एंड तब ना जब राइट पर्सन कम्स इन एट द राइट टाइम एंड गिव्स द राइट एडवाइस, इट इज़ व्हाट मेक्स द चेंज. एंड आई वांट कि आज all the ladies who are looking at this should know कि how to deal with acne in the form of what you eat. आई थिंक या क्लीन डाइट, जैसे आपका जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है इसमें, तो आप स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली. यस. मतलब जैसा आपका अंदर है वो ही आपको बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होगा. तो अगर आप एक्ने है आपके फेस पे बार बार पॉप आउट हो रहा है,
तो आप उसको एक सिम्टम की तरह लीजिए। ये आपकी बॉडी आपको कुछ बता रही है, आपको कुछ बोल रही है कि ये मुझे सूट नहीं कर रहा है, या अपना खाना चेंज करो, या जो भी है। तो डोंट थिंक दैट एक्ने इज़ अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ सिम्टम, इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम जो कि अंदर से आ रहा है। तो आप अपना डाइजेस्ट, जैसे ही आप अपना पानी बढ़ाओगे, ज़्यादा पानी पीने लग जाओगे, ज़्यादा फाइबर बढ़ाओगे, तो अक्यूमुलेशन है ना। एक्ने इज़ नथिंग बट अक्यूमुलेशन, मतलब चीज़ें, टॉक्सिन आपकी बॉडी में बन रहा है और वो आपके उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो स्किन के थ्रू निकल रहा है। तो जितना आप क्लेंस करोगे अपने बॉडी को, अपने फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि फ्रूट्स में नेचुरल फाइबर होता है। फाइबर इज़ अ क्लेंजर, वो आपके बॉडी का सारा टॉक्सिन्स के साथ चिपक के बाहर निकल जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में फाइबर कम है और आप सिर्फ बिल्कुल तो कम खा रहे हो और बहुत, मतलब जिसमें फाइबर हार्डली है, तो उसके पास लैच ऑन करने के लिए फाइबर नहीं है टॉक्सिन को, तो वो बाहर निकलेगा नहीं। बाहर नहीं निकलेगा तो अंदर है, अंदर है तो फिर वो अपने आप को, मतलब कहीं ना कहीं तो इज गोइंग टू जस्ट पॉप आउट फ्रॉम, तो वो एक्ने के फॉर्म में निकलेगा, हीट के फॉर्म में निकलेगा, अगर बॉडी में हीट ज़्यादा बन रही है। तो अगेन जैसे हमने प्रोटीन की बात करी, तो प्रोटीन हीटिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन आइसोलेट फॉर्म में खा रहे हो, आपने कभी किसी को ये नहीं सोचा होगा कि, किसी ने आपको ये नहीं बोला होगा कि मैं नेचुरली इतना ज़्यादा प्रोटीन खा रहा हूँ और मुझे एक्ने हो रहा है। वो हमेशा आपको पाउडर के फॉर्म में ही होगा जब आप प्रोटीन शेक के फॉर्म में लोगे आप, क्योंकि किसी चीज़ को आप आइसोलेट करके खाओगे तो वो हीट ज़्यादा जनरेट करेगा। अगर फैट के साथ खाओगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें ऐसे एब्जॉर्बिंग फैक्टर्स हैं जो कि वो उसको असिमुलेट कर लेगा अच्छे से, और जितना चाहिए उतना ले लेगा, बाकी को हटा देगा। तो सो हीट अगर आपकी बॉडी में जनरेट हो रही है, और हीट कैसे जनरेट हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा शुगरी फूड्स हैं, इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं, जैसे कि जंक है, बाहर जोमेटो है, बाहर से हम पूरा टाइम खाना ऑर्डर कर रहे हैं, गंदा ऑयल है, तो ये जो सारी चीज़ें आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बनाती है, हीट जनरेट करती हैं, और फिर वो जो हीट है वो इट रिफ्लेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्ने। या एंड आपने जब बोला कि जंक है एवरीथिंग, तो मैंने ऐसा बहुत बार लोगों को बोलते हुए सुना है कि अभी तो खा लोगे, अभी हो जाएगा, बट ये लेटर ऑन लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। हाँ, सो दीज थिंग्स आर दी शॉर्ट टर्म की ये जेन्युइन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम कॉज करती है? ये लॉन्ग टर्म में बहुत सिवियर हो सकती है। हो सकती है, हाँ, ये बहुत, क्योंकि पहले तो ये तो नॉर्मल चीज़ होगी कि एक्ने हो गया आपको, इसको तो नॉर्मली कैटेगरी में माना जाएगा ना, क्योंकि दिस इज अ सिम्टम या। बट अब इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, वो है हेयर थिनिंग। तो वो बेसिकली जब आपकी बॉडी में हाई शुगर लेवल्स हैं और इंसुलिन बढ़ा हुआ है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है आपकी बॉडी में, तो एक्ने होगा, हार्मोनल एक्ने होगा, और दूसरा होगा मेल बॉल्डिंग पैटर्न जिसको हम कहते हैं। तो आपकी थिनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अंडरस्टूड। तो वो बहुत लड़कियों को यूजुअली बहुत ज़्यादा उससे स्ट्रेस हो जाता है कि एकदम से हेयर इतने अच्छे थे मेरे 15-16 साल में, एकदम से ये ना इसमें इतना चेंज कैसे आ गया। तो वो पूरा इन्फ्लेमेशन से आ रहा है, आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, तो पहले स्किन पे आएगा, फिर हेयर पे आएगा, फिर आपके पीरियड जो है वो ऊपर नीचे होने लग जाएंगे, फिर PCOS तो आजकल कॉमन है ही, जो कि 18, 19, 20 ईयर्स ओल्ड को बहुत कॉमनली होने लगा है। तो वो अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो सब कुछ डाइट से रिलेटेड है। जब आप व्हेन यू टेक अ स्टेप बैक एंड से कि ये कब शुरू हुआ, तो आप हमेशा आप डॉट कनेक्ट करके ये कह सकते हैं कि हाँ, मैंने हॉस्टल चली गई, मेरा खाना ख़राब हो गया, या मेरे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए, मेरे 10th 11th 12th में मैंने एक्सरसाइज कम कर दी, मैं एग्जाम्स की तैयारी में लग गई, जो खाना मिलता था बस वो खा लिया थोड़ा बहुत, या तो नहीं खाती थी, या तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं, तो वहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई आपकी बॉडी में। जैसे ही डेफिशिएंसी आई तो वो धीरे 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 करके 3-4 साल में आपको पहले एक्ने से स्टार्ट होगा, फिर आपने वहाँ करेक्ट नहीं किया तो हेयर थिनिंग में कन्वर्ट होगा, वहाँ करेक्ट नहीं किया तो फिर वो PCOS में कन्वर्ट होगा, एंडोमेट्रियोसिस, तो वहाँ से वो स्टार्ट होता है और फिर वो बढ़ता ही जाएगा। हाँ, तो जब तक कि आप ये बोलते हैं कि अब मुझे स्टेप बैक लेना है, अब इसको मुझे ठीक करना है। और सबसे अच्छी बात इस चीज़ की ये है कि अगर आप 20s में हो, आपकी सेलुलर हेल्थ बहुत अच्छी है, आप वाइटैलिटी बहुत है, आप 3 महीने अगर आप इसको करते हो तो आपको 3 महीने में चेंजेस नज़र आ जाते हैं, बहुत जल्दी चेंज आता है। आप बोलते हैं मेरा एक्ने कहाँ गया, मेरी ब्लोटिंग कहाँ गई, मेरा हेयर इतने अच्छे कैसे हो गए एकदम से। सो इट इज़ ऑलमोस्ट मिराकुलस, दे फील इट वाज अ मिरेकल, बट इट इज़ नॉट मिरेकल, इट्स जस्ट वेरी बेसिक दैट वी आर एड्रेसिंग, बेसिक चेंजेस, बिल्कुल बेसिक चेंजेस हैं। बट द गर्ल्स हु कम टू मी हु आर वेरी एडमेंट कि नहीं मुझे इसको नेचुरली ही ठीक करना है, मैं एक भी पिल नहीं लूँगी इसके लिए,
वो लोग हमेशा सक्सेसफुल हुई हैं, मतलब उनकी स्किन और वो सब कुछ डिटर्मिनेशन भी बहुत मैटर करता है। बहुत ज़्यादा। हाँ। करेक्ट। तो अभी हमने ये समझ लिया कि इशू है तो वो इंटरनली बताता है, ठीक है। बट अगर इशू है तो उसे ठीक कैसे करना है, हम क्या ऐड कर सकते हैं फॉर योर स्किन एंड हेयर जिससे आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलेंगे? तो इसमें मैं एक बेसिक रूल बता देती हूँ जो कि मेरे ख्याल से बहुत इजी है और फॉलो, मतलब यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में आप सोक्ड नट्स ले सकते हो, कोई भी वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, मुनक्का है, केसर है, इसको आप भिगा के आप सुबह अगर आप उसका पानी पी लो तो दैट इज़ अ गुड स्टार्ट बिकॉज यू विल गेट ऑल द एसेंशियल विटामिन ई और जो जिसकी बात कर रहे थे, या जिंक है, मैग्नीशियम है, ये दीज नट्स आर लोडेड इन दैट। करेक्ट। और हम इसे भिगाते क्यों हैं, क्योंकि जैसे आमंड है, आमंड के ऊपर एक एंटी न्यूट्रिएंट की लेयर होती है, सो बेसिकली टू प्रोटेक्ट इट, वो ऊपर से एक एंटी न्यूट्रिएंट की एक लेयर होती है। जब तक आप उसको भिगाओगे नहीं तब तक वो एंटी न्यूट्रिएंट की लेयर जो है वो शेड नहीं होगी। तो उसको भिगाते हैं जब, तो ऊपर की लेयर शेड हो जाती है, आप उसको पील करिए तो जो अंदर से जो आप आमंड खाते हो वो ज़्यादा बायो अवेलेबल होता है। ओके। तो जो भिगाना है उसका छिलका निकाल के खाना है। छिलका निकाल के उसको आप खा सकते हो। ओके। और आमंड्स अगर कोई भी आपको नहीं बहुत ज़्यादा वेरिएशन चाहिए तो आमंड इज़ द बेसिक वन फॉर गर्ल्स, इट वर्क्स फैंटास्टिकली वेल फॉर pretty much everyone. You can even have 10, 15, 20 of them in a day. If you really want to grow your hair back and you want to take care of your skin and the the उसमें जो smoothness है वो आपको चाहिए, तो आपको सिर्फ आमंड से मिल सकती है वो, पर भिगाकर। हाँ। अगर भिगा के करोगे तो आपको ज़्यादा ऑब्वियसली ऐसे भी बेनिफिट मिलेगा, उसमें ज़्यादा मिलेगा आपको अगर आप भिगा के खाओगे। पर मैंने ये भी सुना है कि उसमें हीट बहुत होता है आलमंड में, इसीलिए उसे भिगाते थे। ये एक इंडियन वे ऑफ सेइंग है, मतलब एक एनेक्डोटल, आप करेक्ट, मॉम्स आपको ये बोलेंगी बहुत गर्म होता है, पर गर्म नहीं, उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं अंडरस्टूड, जो कि उसको ब्लॉक कर रहे हैं। सो बेसिकली यू आर ब्रेकिंग दिस करेक्ट। तो मतलब इट्स जस्ट द एंटी न्यूट्रिएंट वाला लेयर। हाँ, वो फाइटेट्स होते हैं जो कि गर्म होते हैं, बॉडी में आपको रिएक्ट करेंगे, तो वो उसको आप निकाल दिया आपने, वो अब उसकी ठंडी हो गई तासीर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठंडी हो गई अब उसकी तासीर। अब आप उसको छील के खाएंगे तो अब आपको वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अपना दिन हम वैसे शुरू करें। देन व्हाट, उसके बाद आप फिक्स कर लो 3 फ्रूट्स दिन में खाने हैं, कभी भी खा सकते हो, कोई भी खा सकते हो, सीजनल खा सकते हो, मीठा है। कई लोग डरते हैं कि इतने सारे बनाना वगैरह या ऐसा शुगर हमें नहीं खानी है, तो हम शुगर और फ्रूट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शुगर जो आप बाहर से स्वीट्स खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं या चॉकलेट्स खा रहे हैं, उसमें और फ्रूट में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। Correct. इसमें फाइबर है, इसमें विटामिन हैं, इसमें मिनरल्स हैं, आपको सेशिएट करते हैं, आपको फिलअप करते हैं। आप कभी भी इफ यू ईट टू मच स्वीट आप यू फील सिक, बट हैव यू एवर फेल्ट सिक आफ्टर हैविंग अ बोल ऑफ पपाया? कभी नहीं, यू विल फील फ्रेश, बिकॉज इट हैज़ दोज क्वालिटीज एंड इट हैज़ लॉट ऑफ वाटर। तो वो चीज़ जब आप 3 फ्रूट्स आप फिक्स कर लो कि 3 कभी भी खा, दिन में लंच के पहले खा लिया या लंच के बाद खा लिया, तो 3 फ्रूट्स एवरी डे, देन 3 पोर्शंस ऑफ वेजिटेबल्स एवरी डे। तो एक बिग पोर्शन जैसे हम प्लेट करने की बात कर रहे थे, तो उसमें आपके 3 पोर्शंस वेजिटेबल के होने चाहिए। अब हम लोग जब प्रोग्राम्स करते हैं, हम लोग डाइट रिकॉल करते हैं, तो आपको 90% जो डाइट रिकॉल्स होते हैं उसमें पोर्शन ऑफ वेजिटेबल 1 होता है और फ्रूट 1 होता है। ओह, अंडरस्टूड। तो हमेशा लोग बोलेंगे हाँ, एक सब्जी हो जाती है पूरे दिन में और एक फ्रूट हो जाता है, तो वहाँ पे कितना गैप है, तो वो ठीक कर लो आप। तो आपने 3 फ्रूट कर लिए, 3 वेजिटेबल्स कर लिए, नट्स एंड सीड्स मॉर्निंग में कर लिए, और चौथी चीज़ आपने मिनरलाइजिंग ड्रिंक्स मतलब ऐसी ड्रिंक जिसमें मिनरल्स हैं। तो बटर मिल्क एक मिनरलाइजिंग ड्रिंक है, कोकोनट वाटर एक मिनरलाइजिंग ड्रिंक है, क्योंकि पानी आपको सिर्फ पानी नहीं चाहिए, उसमें कुछ मिनरल्स भी होने चाहिए। करेक्ट। तो वो आपको सेलुलर लेवल पे आपको एनर्जाइज करते हैं। तो जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि बहुत फटीग है बॉडी में, हमेशा थकान सी रहती है, या सर दर्द बहुत जल्दी होता है, वो मिनरल की कमी की वजह से होता है। ओके। So drink 2 to 3 mineralizing drinks in a day. 3 mineralizing drinks, 3 fruits, 3 vegetables, and some nuts and seeds in the morning, and a lot of water. And what is the lot? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, because 4 liters, 5 liters नहीं, but drink at 2 liters. 2 liters is 8 glasses. Yeah.
8 glasses. 8 glasses a day. Yeah. Understood. सो आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट से आपको बहुत ज़्यादा फाइबर मिल जाएगा, उसमें भी बहुत पानी होता है, तो वो पानी मिल जाएगा। आपके 8 ग्लासेस ऑफ वाटर हो गए, जिसमें इंक्लूडिंग मिनरलाइजिंग ड्रिंक्स। तो अगर आप 3 मिनरलाइजिंग ड्रिंक्स पी रहे हो तो 5 ग्लास प्लेन पानी इज मोर देन इनफ। हाँ, तो बेसिकली अगर मैंने ऐसा सुना है कि लोग क्या करते हैं, कभी कभी ज़्यादा पानी पी लेते हैं, हाँ, मोर देन व्हाट इज नीडेड, Yeah. तो वो ठीक प्रॉब्लम नहीं करता होता, है। वो ठीक नहीं होता, क्योंकि पानी आपकी सेल के अंदर जाना चाहिए। वो ज़रूरी है कि Yeah. आप पानी जो है आप पी रहे हो, वो आपने पिया और 40 मिनट्स में आपने फ्लश आउट कर दिया, तो ये तो किडनी पे बर्डन हो गया ना, कि पी रहे हैं जा रहे हैं, पी रहे हैं जा रहे हैं। सेल में गया कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, अब्जॉर्ब होना चाहिए। एब्जॉर्ब कैसे करवाओगे आप उसको? एक तो पानी को थोड़ा धीरे धीरे पियो, यू नो, कीप टेकिंग स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे, दैट विल गो इनटू द सेल। सेकंड, मिनरलाइज इट। ओके, हाउ डू यू मिनरलाइज इट? आप कोकोनट वाटर के फॉर्म में, शिकंजी के फॉर्म में, बटर मिल्क के फॉर्म में आपने उसको मिनरलाइज कर दिया, थोड़ा उसमें नमक थोड़ा सा डल गया, तो वो मिनरलाइज हो गया। या पानी को अगर आपने कॉपर की बॉटल में, कॉपर में अगर आपने कॉपर बॉटल यूज़ करी, उसमें पानी है, तो वो मिनरलाइज हो जाता है। अंडरस्टूड। कॉपर से मिनरलाइज होता है। कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए और हेयर के लिए। ओके। तो ट्रेडिशनली जो कॉपर वेसल में लोग पानी पीते हैं, उसका रीज़न ये है कि वो कॉपर उसके थ्रू ले रहे हैं, थ्रू थोड़ा 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 थोड़ा। अच्छा, तो सिप्स में पीना है? सिप्स में पीना है, और 2 लीटर इज़ इनफ। मिनरलाइज करके पीना है उसको। हर्बल टी के फॉर्म में पी सकते हो आप। अगर आपने उसको कोई भी एक हर्बल टी बना ली, तुलसी टी है, जिंजर टी है, CCFT, क्यूमन कोरिएंडर की चाय होती है, वो पी लिया आपने, तो अब आप धीरे धीरे सिप कर रहे हो उसको, और वो मिनरलाइज्ड है, तो वो आपको डीपर लेवल, सेलुलर लेवल पे हाइड्रेट करेगी, विच इज़ व्हाट आपको चाहिए, जिस चाहिए वो चीज़ चाहिए आपको। ओके। एंड हमने ये बात की कि क्या एड ऑन्स है, क्या हमें निकालना है लाइफ से? सो लाइफ से आपको बहुत ऑब्वियस है, शुगर अगर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, तो अगर आप, अच्छा, लड़कियों को शुगर क्रेविंग्स बहुत होती हैं ऑलवेज, कि या कुछ शुगर चाहिए, कुछ तो मीठा खाना है, कुकी, वो होता है इसलिए क्योंकि आप फ्रूट नहीं खा रहे हो। फ्रूट नहीं खा रहे हो। हमारे जब हम प्लान्स पे डालते हैं लोगों को 3 फ्रूट्स पर डे, तो सबसे पहले वो कहते हैं हमारी शुगर क्रेविंग्स चली गई। अंडरस्टूड। शुगर क्रेविंग खत्म हो जाती है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आपने अब शुगर आपने फ्रूट के थ्रू ले ली। क्योंकि जब आपको क्रेविंग हो रही है, यानी आपकी बॉडी फ्रूट मांग रही है, और आप जा रहे हो चॉकलेट की तरफ। आप पहले पानी पी लो, एक एप्पल खा लो, उसके बाद आप देखो आपके पास क्रेविंग है कि नहीं। क्रेविंग चली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मन करे आप थोड़ा स्वीट खा सकते हो। Correct. लेकिन आपका मेन सोर्स शुगर का चॉकलेट नहीं हो सकती है, फ्रूट होना चाहिए। फ्रूट होना चाहिए आपका। अंडरस्टूड। आपने जब ये फ्रूट और इसकी बात की, तो बीच में अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इस चीज़ के बारे में कि आप फ्रूट जूसेस मत पियो। हाँ, ये बात हो रही थी, ये सही है या गलत? हाँ, फ्रूट अगर आप होल फॉर्म में लोगे तो आपको पूरा फाइबर मिलेगा, पूरे विटामिन्स मिलेंगे, वो पूरा का पूरा आप अपने पूरे जॉज यूज़ करोगे उसको खाने के लिए। तो द च्यूइंग थिंग ऑल्सो, जो आप च्यू कर रहे हो वो एक मैसेज भेज रहा है आपके बॉडी में कि अब इसको डाइजेस्ट करना है, इसको एसिमुलेट करना है, और उसी प्रोसेस को आपने पीने में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका मैकेनिज्म बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जूसेस खराब होते हैं। जैसे ABC जूस है, एप्पल, बीटरूट, कैरेट जूस, हाँ, बहुत ही अमेजिंग होता है। अगर किसी को इमीडिएटली इफेक्ट देखना है अपनी बॉडी में, स्किन में, हेयर में, तो आप 1 आध महीना ABC जूस ले सकते हो, क्योंकि हाइपर नरिश हो रहे हो ना आप। करेक्ट। आपने जो बीटरूट आप ऐसे कितना खा लोगे आप, बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। बीटरूट इज़ फुल ऑफ विटामिन्स, और कैरेट में भी विटामिन A होता है जो कि स्किन की इंटेग्रिटी के लिए ज़रूरी होता है। तो आप 1 गाजर से ज़्यादा नहीं खा पाओगे, लेकिन जूस में आप 2-3 डाल पाओगे। करेक्ट। तो अगर आपकी बॉडी को हाइपर नरिश करना है, तो आप 1 आध महीने बीच में आपने 7-8 दिन आपने ABC जूस पी लिया, तो वो अच्छा है। लेकिन इन जनरल अगर आप 3 फ्रूट्स मेंटेन कर रहे हो, तो फिर आपको ऊपर से जूस पीने की जरूरत नहीं। वो तो एक एड ऑन है। हाँ, जैसे, लेकिन अगर आपने कभी फ्रूट नहीं खाया है, अब आपको हाइपर नरिशमेंट की ज़रूरत है, तो 1 आध महीने आप जूस लो, और फिर धीरे धीरे आप फ्रूट पे शिफ्ट हो जाओ, और एटलीस्ट 3 फ्रूट्स आपके बैग में होना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, हैंडी होना चाहिए। हाँ, तो उसको आप खा लो कभी, क्योंकि बीच में भूख लगती है तो लोग फिर बाहर स्ट्रीट फूड ढूंढते हैं। एग्जैक्टली, ये खा रहे थे। अभी बैग में एप्पल रहेगा तो यू विल हैव दैट। और एप्पल कितना फिलिंग होता है, अगर आप एक फुल एप्पल खाओ तो इट इज़ सो फिलिंग कि आपकी पूरे भूख भी मर जाती है, आप सेशिएटेड फील करते हो कि नहीं मैंने अच्छे से कुछ खा लिया, और आपको सिक भी नहीं फील होता कि मैंने कुछ ऐसा गंदा कुछ खा लिया जिससे कि आपके पेट में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ऐसा। अंडरस्टूड। तो बेसिकली हमने जो भी ये बोला, इट्स ऑल बैलेंस डाइट।
हाँ। करेक्ट, विच विल हेल्प टू इम्प्रूव द स्किन एंड द हेयर, Yes. ओवरऑल योर बॉडी. क्योंकि ये आई थिंक ये प्लेटर अगर आदमी खाएगा तो फर्टिलिटी भी इंक्रीज होने वाली है. एब्सोल्युटली हर लेवल पे आपका इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा. Understood. So I have understood all parts of it, but there's still something more to it. जब भी when I think of स्किन के लिए हम 2 फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आप इंटरनली क्या खा रहे हो और आप बाहर क्या लगा रहे हो. कभी कभी हम कुछ गलत प्रोडक्ट्स लगा देते हैं, उसका रिएक्शन हो जाता है, तो लोगों को लगता है सही प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो उसका एक्शन भी होगा. करेक्ट. तो धीरे धीरे स्किन केयर वाली इंडस्ट्री जो है वो इतनी बड़ी हो गई है कि अभी 8 स्टेप का रूटीन आता है जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बिजी होके तो हम फॉलो कर ही नहीं सकते हैं. बट हाउ एसेंशियल इज दिस. मतलब इतना आर्ट्स मतलब करने के बाद तो आदमी एक्सपेक्ट करेगा कि अब तो कुछ भी ना हो स्किन पे, जबकि ऐसा होता नहीं है. देयर इज स्टिल अ लॉट टू कवर, देयर आर स्टिल इनसिक्योरिटीज वुमेन हैव टू फेस. कितना लेवल का फर्क पड़ता है? तो स्किन जो है आपका इसको सेकंड माउथ बोला जाता है. ठीक है. तो अगर आपने जो आप खा रहे हो वो जा रहा है और जो आप स्किन पे लगा रहे हो वो भी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है आपकी बॉडी में, सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है और फिर सीधे आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप क्या लगा रहे हो फेस पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इंग्रेडिएंट्स चेक करिए, क्लीन है कि नहीं, बहुत ज़्यादा केमिकल तो नहीं है. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आप फेस पे क्या लगा रहे हो, क्योंकि वो आपके हार्मोन डिस्ट्रप्टर हो सकते हैं और उस वजह से आपको एक्ने हो सकता है. क्योंकि आपने इतना केमिकल ले लिया बाहर से, अब वो जाए, अगर वो टॉक्सिन बन गया आपकी बॉडी में और वो निकल नहीं पा रहा क्योंकि आपकी पुअर लाइफस्टाइल है, तो वो बाद में आके आपको बैकफायर करेगा और आपको और हार्मोनल एक्ने देगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आर पुटिंग ऑन योर स्किन. दैट्स वन थिंग. सेकेंड थिंग इज, आपने देखा होगा कि आपके जो मॉम्स हैं या वो लोग तो कुछ भी नहीं लगाते थे. हाँ, लेकिन वो बिल्कुल अभी भी उनकी स्किन हमसे बेटर लगती है. शाइन भी करती है, उसमें इंटेग्रिटी भी है, टाइटर भी है. और क्या होता है कि आपकी स्किन पे 7 लेयर्स ऑफ स्किन होती हैं आपकी. तो आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हो वो क्या कर रहा है कि वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहा है ना वे, पीलिंग कर रहा है या उसको निकाल रहा है, खींच रहा है और उसको उखाड़ के आपको नीचे वाली स्किन एक्सपोज कर रहा है. तो वो जब नीचे वाली स्किन निकल के आ रही है, यानी आपने विटामिन सी सीरम लगाया है या रेटिनॉल लगाया है, रेटिनॉल का क्या काम होता है, स्किन रीजनरेशन करता है, वो नई स्किन बाहर से निकाल के लेके आता है. तो जितना आप रीजनरेट कर रहे हो तो आपकी जो अंदर वाली स्किन है वो एक्सपोज हो रही है, तो शाइन करती है बहुत, आपको लगता है नया ग्लो आ गया, ये आ गया. लेकिन वो आपको एजिंग आपकी फास्टर करेगी. क्योंकि अब आप उसको बहुत ज़्यादा आप उसमें टर्नओवर कर रहे हो, आपकी सेल का टर्नओवर कर रहे हो. तो सेल की टर्नओवर करने की भी एक लिमिट होती है. फिर वो जब टर्नओवर करते 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 आपने ये देखा होगा कि पीपल हु आर यूजिंग अ लॉट ऑफ ये सारे प्रोडक्ट्स, उनकी एजिंग जल्दी हो रही है. उनकी स्किन इज एजिंग अर्लियर एज कम्पेयर टू आवर मॉम्स और आवर ग्रैंड मॉम्स, बिकॉज दे आर, आप उसको अकेला नहीं छोड़ रहे हो, आप उसको कंटिन्यूसली आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ लगा रहे हो, उसको रीजनरेट करने की कोशिश कर रहे हो. तो पील्स, केमिकल पील्स लगा रहे हो या माइक्रोनीडलिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, कोई भी जो भी ये सारे प्रोसीजर्स हैं, ये आपकी स्किन को एक्टिवेट कर दे रहे हैं और उसको रीजनरेट करवा रहे हैं. पर आपकी स्किन की भी तो एक लिमिट है ना, कितना रीजनरेट करेगा वो. तो वो एक जगह पे आके फिर वो एजिंग दिखाने लग जाएगा. फिर देन उस एजिंग को आपको फिर किसी और चीज़ से कंपनसेट करना पड़ेगा. हाँ. तो एट like 18, 19, 20 year old, I mean, I haven't used a soap on my face for 20 years now. Oh, so what do you use? I just wash my face with water. Just normal water? Normal water. और कभी स्क्रब लगा लिया थोड़ा बहुत कुछ. और that is the advice I give to my daughter also. She also never put a toner on her face or उसकी स्किन नेचुरली ग्लो करती है क्योंकि वो कभी उसने साबुन लगाया ही नहीं अपने फेस पर, कोई फेस वॉश नहीं लगाया है. इट्स वेरी क्लीन. सो यू एक्चुअली डोंट नीड दैट मच बिकॉज टोनिंग इज एस्ट्रिंजेंट इन क्वालिटी. तो एस्ट्रिंजेंट जो चीज़ है वो आपकी मतलब आपको यहाँ पे कुरेद रहा है थोड़ा थोड़ा. टोनर की क्या क्वालिटी होती है, अगर आप विनेगर डालो किसी चीज़ में तो वो उसको स्क्रैप करता है. तो वो धीरे धीरे जब आपका स्क्रैप करेगा तो आपकी जो फेस पे जो नेचुरल ऑयल है वो सूख जाएगा, वो निकल ही जाएगा, फ्लश और बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी स्किन के लेवल पे. जैसे ही वो डिहाइड्रेट होगी वो रिंकल होनी स्टार्ट हो जाएगी.
करेक्ट, यस। तो हाइड्रेशन आपने हटा दिया टोनर लगा लगा के उसके ऊपर, या आपने पील्स लगा लगा के आप उसको उसका हाइड्रेशन कम कर रहे हो आप। या करेक्ट। और वही विटामिन सी आप ले लो फ्रूट्स के थ्रू, वही रेटिनॉल आपको विटामिन ए के थ्रू मिल जाएगा। विटामिन ए इज़ रेटिनॉल एंड दैट इज़ इन ऑल द फ्रूट्स। आप वो खाइए, अंदर से रेटिनॉल अंदर से आपकी बॉडी पे ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा आपके दिखने फेस पे। लगेगा। हाँ, ऊपर से जो आप लगा रहे हो उसको बहुत ज़्यादा, उसको मिनिमल रखो आप। बहुत ज़्यादा उसमें 3 लेयर्स 4 लेयर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आप उसको एजिंग जल्दी कर रहे हो आप उसकी, करेक्ट, बहुत ज़्यादा। हाँ, कभी कभी तो व्हेन वी यूज फेस वॉश, हाँ। तो लोग क्या करते हैं, ऑयली फेस है ना, तो ड्राई वाला फेस वॉश लेते हैं एंड देन दे हैव दिस वाइट कास्ट ऑन देयर स्किन, क्योंकि पूरा स्किन ड्राई हो गया, दे फील अच्छा है, चलो अभी वील नॉट गेट पिंपल्स, बट देयर इज ऑलवेज अ रेपरकशन दैट कम्स विद दिस। हमारी बॉडी के ऊपर माइक्रोबायोम होता है एक। माइक्रोबायोम होता है जो गट, जिसको गट बैक्टीरिया कहते हैं। आजकल सब गुड गट हेल्थ की बात Gut कर health, रहे हैं। yes. तो वो जो गट, हमारे जितने नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके 10 गुना हमारे बॉडी पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये इनको बैक्टीरिया कहा जाता है, गट गुड बैक्टीरिया या बैड गट बैक्टीरिया जो भी है। वो आपके बॉडी में कॉलोनाइज करते हैं और वो आपकी पूरी स्किन पे होते हैं, और वो आपका पहला बैरियर होते हैं आपकी स्किन पे। वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अब आप जब प्रोडक्ट्स लगा लगा के आप वो पूरे उस गट बैक्टीरिया को, अगर वो फ्रेंडली नहीं है, जैसे ऑयल फ्रेंडली है, अगर आप बॉडी ऑयलिंग कर रहे हैं तो वो ऑयल माइक्रोबायोम को बहुत पसंद आता है, उसमें वो फ्लरिश करता है। लेकिन आपने उस पर केमिकल लगाना स्टार्ट किया तो वो माइक्रोबायोम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और वो जो पहला बैरियर है आपकी स्किन का वो निकल जाएगा, और फिर एजिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको मिनिमल रखिए। इसको बहुत ज़्यादा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 19, 20, 21, 22, 25 आप देखो स्किन में एक नेचुरल ग्लो होता है। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हो उसमें जाता है खुद से। बहुत ग्लो होता है। इतना ऑयल होता है आपके फेस पे कि मतलब उसमें एक अच्छी चमक होती है। और स्पेशली इंडियन स्किन्स जो हैं वो तो रिंकल होती ही नहीं है। मतलब यूरोपियन स्किन बहुत रिंकल होती है बिकॉज पतली होती है उसकी क्वालिटी। कोरियन स्किन है और इंडियन स्किन है, ये तो उसमें इतना एजिंग होता नहीं है ज़्यादा, इसमें रिंकल्स आते नहीं। लेकिन अगर आप उसको छेड़ोगे बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लगाओगे जो कि बाहर वाले लोग लगा रहे हैं और वहाँ से हम सीख रहे हैं, तो वो आपको एजिंग ज़्यादा कराएगी। और आपको ये एक फैक्ट ये भी मैं बताऊँ कि जो सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, जितने भी हम सप्लीमेंट्स खाते हैं, विटामिन सी है, ए है, डी है, आपको पता है कि ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, और इसमें से 50% रेवेन्यू पता है किससे आता है? प्रोटीन सप्लीमेंट से। तो देयर इज अ रीजन व्हाई प्रोटीन गेट्स पुश्ड, क्योंकि इट इज सच अ बिग इंडस्ट्री। तो आपको बोला जाता है पूरा दिन आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो आप तो मतलब लाइफ में फेलियर हो। एक दिमाग में आपके डाल दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, और ये आप चाहती है कि आप प्रोटीन खाओ ताकि उनकी इंडस्ट्री और फ्लरिश। सो देन यू हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट कि एवरीवनस हैविंग प्रोटीन, मुझे भी खाना है। हाँ, बट ऐसा है नहीं। ये बहुत अब प्री टीन्स में एक कल्चर आ गया है, सेफोरा में जाके दे आर बाइंग लिप टिंट्स, like 10-year-olds, 11-year-olds, they are buying all these products. Do they really need it? No, not at all. So 20-year-olds are also not needing it, but they are doing it because of maybe social media pressure, या कि मतलब एक तरीके से दिखना है आपको, पर लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नुकसान हो जाएगा। करेक्ट। तो ये बाद में तो देखने मिलेगा, बाद में देखने मिलेगा ये। अभी क्योंकि तो ट्रेंड अभी आया है ना, अभी हमने इसके आफ्टर इफेक्ट्स तो देखे ही नहीं है। पिछले 3-4 साल में ये बढ़ा है, तो अभी तो 10 साल देखने बाकी हैं हमें कि इसका क्या रेपरकशंस लेटर ऑन होगा। यस, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए, लिप टिंट, लिप ऑयल्स, एंड देन पेप्टाइड लिप टिंट्स एंड स्टफ। सो या करेक्ट। हाँ, तो पेप्टाइड हो गया या विटामिन सी हो गया या आपका रेटिनॉल, ये सब फ्रूट सारे के सारे प्लांट बेस्ड हैं। ये कॉपर पेप्टाइड्स हैं, तो कॉपर का पानी पीजिए और फ्रूट्स खाइए, आपको सब कुछ अंदर से मिल ही जाएगा। तो हम जो बाहर ढूंढ रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में, वो एक फ्रूट खाओ आप, थोड़ी चीजें करो, तो देन यू विल गेट इट। और आपका माइक्रोबायोम हैप्पी हो जाएगा ना। जो अंदर आपको पता है बायोटिन, जो एक सप्लीमेंट है जो कि हेयर एंड स्किन के लिए सबसे ज्यादा बिकता है, वो बायोटिन आपका माइक्रोबायोम बनाता है आपकी बॉडी के अंदर, सिंथेसाइज करता है वो आपके लिए। तो अगर आपका माइक्रोबायोम अच्छा होगा, आपको बायोटिन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाहर से। करेक्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप खाने पे ध्यान दो, और फेस केयर को मिनिमल अगर रखोगे, ज़्यादा छेड़ोगे नहीं आप ना, तो वो अच्छे से लॉन्ग टर्म अच्छी रहेगी। ओके, अंडरस्टूड। सो now that I've asked you almost all questions that I had in my mind, but
let me tell you, this is so vast that even if I do 10 podcasts with you, this is not going to end, because women have a lot of questions Yes. related to their hair, skin, maybe their reproductive organs की न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं. बट हमने रफली आज हमने फर्टिलिटी को टैप किया, जो कि बहुत बड़ा सेगमेंट है, बहुत लोगों को अफेक्ट करता है. स्किन जो कि अनदर सेगमेंट है, जो एक इनसिक्योरिटी का बहुत बड़ा सेगमेंट हो चुका है. So we've understood all aspects, and with this we will have a fun myth buster round. Okay. So I'll be asking you that what are these myths, and you will have to give me 3 myths जो prevalent है society में but is not true. So name them. तो पहला मिथ जो कि जिसकी बेसिस पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया है, मेरा जो काम है वो विमेन हेल्थ फोकस्ड है. तो विमेन वेलनेस फर्स्ट मेरा एंटरप्राइज का नाम है, क्योंकि मैंने ये बहुत अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझ लिया था कि मेन हेल्थ कैन नॉट बी क्लब विद विमेन हेल्थ. तो जो रिसर्च ज़्यादातर हो रही है वो मेन के ऊपर हो रही है और उसी को ही विमेन के ऊपर थोपा जा रहा है. कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक रिसर्च कर ली कि इंटरमिटेंट फास्टिंग वेरी गुड फॉर एवरीवन, वेट लॉस, दिस, इंसुलिन मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट, ये वो. बट ये बहुत ज़्यादा बैकफायर करता है विमेन के हार्मोन्स में. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं 14-14, 15-15 घंटे की, और तो बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है. और विमेन की बॉडी ऐसी होती है कि क्योंकि वो फर्टिलिटी से रिलेटेड है, फर्टिलिटी कैन नॉट फ्लरिश अंडर स्ट्रेस. तो जैसे ही उस बॉडी को ये मैसेज मिलता है कि अब खाने की कमी हो गई है, बाहर से खाना आ नहीं रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, तो सबसे पहले वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है. तो हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जिसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके पीरियड्स को इरेगुलेट कर देती है. तो ऊपर से तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, लेकिन क्या आपके लिए ठीक है? नहीं. आपको बॉडी, विमेन की बॉडी सबसे अच्छी तब काम करती है जब उसमें शेड्यूल हो, रेगुलेशन हो. आप सुबह खाने का टाइम पक्का हो, दिन में खा रहे हैं, रात में खा रहे हैं, सो रहे हैं. अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करेगी, आपकी फर्टिलिटी फ्लरिश करेगी. तो हम ऐसा ना हो कि हम एक चीज़ को सॉल्व करने जाएं और दूसरे को ख़राब कर दें. तो दोनों को लेके चलना है, फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर हार्मोनल बैलेंस ख़राब हुआ तो फिर हेयर थिनिंग, एक्ने, PMS, मूड स्विंग सब आ जाएगा उसमें. और इंटरमिटेंट फास्टिंग से वेट लॉस हो गया लेकिन हेयर फॉल हो रहा है, तो क्या पॉइंट निकला? कोई पॉइंट नहीं निकला. यूजलेस हो जाएगा. यूजलेस हो जाएगी वो. एक चीज़ को आपने पकड़ा, दूसरा आपके हाथ से निकल गया. करेक्ट. तो बहुत ज़रूरी है कि आप, और मेन के लिए बड़ी अच्छी से काम करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि उनकी बॉडी में सिर्फ एक हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन. हमारी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, AMH, LH, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ये 4-5 तरह के हार्मोन्स काम कर रहे हैं साइक्लिकल वे में, ऊपर नीचे जा रहे हैं थ्रू आउट द मंथ. करेक्ट. अब इसको बैलेंस करना है आपको. अब आपको ये पूरा दौरान आपको पूरे महीने बैलेंस करके चलना पड़ा है. उनको सिर्फ टेस्टोस्टेरोन जो कि ऐसे है, तो उनके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग चल सकती है, हमारे लिए नहीं चल सकती है. तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप वो जो मेन कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं. नहीं, आपको अपनी बॉडी को देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको चीज़ों को ट्विक करना पड़ेगा. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए, लेकिन सनसेट से सनराइज करिए, दैट्स इट. यू डोंट नीड टू डू मोर देन दैट. ज़्यादा एक्सट्रीम कैन रियली बैकफायर. ओके, तो एक मिथ हो गया. नाउ द सेकेंड मिथ है जो कि जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी, प्रोटीन की, कि भाई प्रोटीन अगर आप मिस कर रहे हो तो आप लाइफ में बहुत कुछ मिस कर रहे हो. ऐसा नहीं है. प्रोटीन को फाइबर के साथ मिक्स करिए, प्रोटीन को फैट के साथ मिक्स करिए, बायो अवेलेबल करिए उसको, और इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन थ्रू आउट द डे खाइए. ब्रेकफास्ट में ज़्यादा करिए, लंच में ज़्यादा करिए, डिनर में थोड़ा कम करो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. अब आपने 10-10:30 बजे अगर बहुत हाई प्रोटीन डाइट ले ली तो वो डाइजेस्ट कैसे होगी? तो डाइजेशन, असिमिलेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन बस खाना है कि भाई 50 ग्राम्स खाना ही है, 60 ग्राम्स खाना ही है. तो अब हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करो, हाई प्रोटीन लंच करो, और लो प्रोटीन डिनर रखो. और प्रोटीन पे इतना फिक्सेट मत हो जाओ कि यार यही हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा. अंडरस्टूड. करेक्ट. नाउ द थर्ड वन विल बी, आई थिंक वही जो हमने बात करी कि 35 इज़ द बैरियर, कि भाई 35 एज के हो गए तो उसके बाद तो आपकी फर्टिलिटी एकदम ही डिक्लाइन हो जाएगी. उसके बाद तो कुछ हो नहीं सकता. उसके बाद IVF, IUI, यही सब ट्रीटमेंट्स हैं. ऐसा नहीं है. आप एक रूल है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट पीरियड 12 ईयर्स में आया, तो फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स यू आर कम्प्लीटली फर्टाइल, विच मीन्स 12 + 30 42. ओके. 42 तक आप कम्प्लीटली फर्टाइल हो. उसके बाद आपकी फर्टिलिटी डिक्लाइन होनी स्टार्ट होगी अगले 4-5 साल में. Due to aging.
नहीं, तभी भी आपका ओव्यूलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा, ओके। लेकिन ओव्यूलेशन धीरे धीरे कम होगा, लेकिन फिर भी आपके चांसेस कंसेप्शन के होते हैं। लेकिन आप इसका मतलब 42 तक तो आपके पास टाइम है, तो 35 की ये जो ब्रैकेट है ये नहीं होना चाहिए। It's a big cross. It's a big cross. Understood. So this was it, and we have got our 3 myths. And last में I am going to ask you to give one advice to all the मेरी सहेली viewers out there, rather they are a female or a male. आप एक एडवाइस दीजिए जो आप चाहते हैं कि वो सुने। मेरे ख्याल से यही कि खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि खाना ही एक इसका मेन सोल्यूशन है कि आप प्रॉब्लम को सिम्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पकड़िए कि मुझे एक्ने हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मुझे नी में पेन हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे को माइग्रेन्स हो रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। यू ऑलवेज गो बैक टू द रूट कॉज कि मेरा रूट में क्या प्रॉब्लम है, मेरे खाने में क्या कमी है, मेरे स्लीप में क्या कमी है, मेरे लाइफस्टाइल में क्या कमी है, और एक्सरसाइज कर रहे हैं आपके नहीं, इनफ पानी पी रहे हैं कि नहीं। ये पहले बेसिक, आप पहले बेसिक से स्टार्ट करिए, और उसके सिम्टम पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम इज़ जस्ट अ मैसेज बाय द बॉडी कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, प्लीज़ फिक्स मी, एंड द फिक्सेशन कैन ओनली हैपन विद न्यूट्रिशन। तो पहला स्टेप आप न्यूट्रिशन लीजिए, एक स्टेप बैक लीजिए आपने, हाँ मेरे को अभी मैं खाना ठीक नहीं खा रहा हूँ, या मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो मुझे उसको कम करना है, या मेरी स्लीप बहुत डिसरेगुलेटेड है इस वजह से हो सकता है। तो पहले इन सारे चीज़ों को आप कंट्रोल करिए, उसके बाद रिजल्ट नहीं आए तो फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप मेडिकल एडवाइस लीजिए। Understood. Which was a lovely message, and sadly we have to end the podcast, but this was a very amazing podcast. हमने बहुत इश्यूज की बात की और मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। मुझे एंड मेरे खुद के बहुत सारे मिथ्स ब्रेक हो गए हैं, एंड आपकी बातें सुनने के बाद मेरे अंदर भी एक अब डिटर्मिनेशन आ गई है कि यू नो आई गो होम, हैव नारियल पानी, गो एंड ईट माई नाइस फूड, एंड दैट्स व्हाट आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी यही फॉलो करें। एंड इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट एंड शेयरिंग सो मच ऑफ insightful conversations with us. Thank you. Thank you so much for having me. Thank you. आई एम श्योर आपने ये पॉडकास्ट से बहुत सारी ऐसी बातें जानी जो आपको शायद पता ही नहीं होंगी, एंड हमने बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर किए अबाउट न्यूट्रिशन, अबाउट स्किन, अबाउट हेयर, अबाउट फर्टिलिटी, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर कर दीजिए जिन्हें आप ये पॉडकास्ट भेजना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।